हेलो स्टूडेंट्स, इसमें अपन बताएंगे कि क्लीवेज इन डेवलपमेंट ऑफ चिक। ठीक है, तो क्लीवेज किस प्रकार का होता है चिक में? मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल। मीरोब्लास्टिक अंशभंजी यानी पूरी तरह से विभाजन नहीं होता है। केंद्रक पूरा विभाजित होता है लेकिन साइटोप्लाज्म पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है। और डिस्कॉइडल यानी बिंबाब यानी कि जो क्लीवेज है वो केवल कौन से वाले भाग में होगा? ब्लास्टोडिस्क वाले भाग में। जो योग के ऊपर छोटा सा ब्लास्टोडिस्क वाला भाग है जिससे एम्ब्रियो बनता है, तो केवल उस ब्लास्टोडिस्क तक ही जो है डिवीजन या क्लीवेज जो है सीमित रहता है। योग वाले भाग में विभाजन नहीं होता है। तो ये दो नाम हमें याद रखने हैं कि क्लीवेज का प्रकार क्या है, मीरोब्लास्टिक एंड डिस्कॉइडल। ठीक है, अब क्लीवेज कब शुरू होता है? फर्टिलाइजेशन के 3 घंटे बाद में, आफ्टर 3 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट क्लीवेज किस प्रकार का होता है? फर्स्ट क्लीवेज जो है वो मेरीडायोनल रेखांशित यानी एक सीधी रेखा के रूप में एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ। एनिमल पोल कौन सा पोल है? जहां पर ब्लास्टोडिस्क है। ठीक है, और वेजिटल पोल कौन सा है? जिस साइड में योग है। तो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ होगा मेरीडायोनल प्रकार का यानी एक सीधी रेखा के रूप में, जिसके फलस्वरूप जो है 2 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। लेकिन ये दोनों ही ब्लास्टोमियर्स कैसे हैं? इनकम्प्लीट। क्योंकि किस प्रकार का बताया है? मीरोब्लास्टिक अंशभंजी यानी कि केवल केंद्रक विभाजित हुआ है, साइटोप्लाज्म अभी दोनों कोशिकाओं का अभी भी सतत है। ठीक है, सेकंड क्लीवेज किस प्रकार का होता है? सेकंड क्लीवेज भी मेरीडायोनल है यानी रेखांशित है, लेकिन यह कहां से कहां है? फर्स्ट क्लीवेज के 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट क्लीवेज है तो इसके 90 डिग्री पर है। इसके परिणाम स्वरूप कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 4 यानी 4 ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड। ये चारों ब्लास्टोमियर्स भी क्या है? अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर भी जो विदलन है वो पूरी तरह से नीचे साइटोप्लाज्म तक नहीं गया है। साइटोप्लाज्म अभी भी इन्हीं 4 कोशिकाओं का आपस में कंटिन्यू है। ठीक है, थर्ड क्लीवेज होता है वर्टिकल लेकिन सेकंड क्लीवेज के परपेंडिकुलर। जैसे ये सेकंड क्लीवेज है तो ये यहाँ पर इसके 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, सेकंड डिवीजन के 90 डिग्री पर है, लेकिन फर्स्ट क्लीवेज के क्या है? पैरेलल है। तो थर्ड क्लीवेज किस प्रकार का है? वर्टिकल है, परपेंडिकुलर टू सेकंड क्लीवेज बट पैरेलल टू फर्स्ट क्लीवेज। 4 कोशिकाएं थी तो अब इस डिवीजन के कारण कितनी बन जाएंगी? 8 ब्लास्टोमियर्स बन गई। ये 8 ब्लास्टोमियर्स भी अभी इनकम्प्लीट है। अभी भी इसमें साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ है। नीचे सभी 8 कोशिकाओं का जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में सतत है। ठीक है, फोर्थ क्लीवेज भी वर्टिकल होगा, लेकिन ये अब सिंक्रोनाइज्ड प्रकार का नहीं है। सिंक्रोनाइज्ड मतलब जो एक सिंक्रोनाइज होता ना, एक जैसा लयबद्ध, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? सिंक्रोनाइज नहीं है, यानी कि थर्ड क्लीवेज जैसे यहाँ हुआ था, फोर्थ क्लीवेज यहाँ से ज्यादा दूर या ज्यादा पास हो सकता है, तो ये वर्टिकल होगा, लेकिन ये नॉट सिंक्रोनाइज्ड है। 8 कोशिकाएं पहले बन चुकी थी, 8 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी? अब 16, यानी अब क्या है? 16 ब्लास्टोमियर्स बन गए हैं। ठीक है, अब इन जो 16 ब्लास्टोमियर्स में 8 कोशिकाएं छोटी होंगी जिनकी सीमाएं निर्धारित हैं, लेकिन 8 कोशिकाएं बड़ी साइज की हैं और जो पेरीफेरी की तरफ हैं। तो कुल मिलाकर के जो 16 ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें से 8 सेंट्रल हैं जो स्मॉल साइज की हैं, जिनकी बाउंड्री निश्चित है, और बाहर की तरफ वाली जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी हैं, यानी 8 पेरिफेरल हैं जो लार्ज साइज की हैं। अभी इनकी सीमाएं पूर्ण नहीं है, अपूर्ण प्रकार की सीमाएं हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद में होता है फिफ्थ क्लीवेज। फिफ्थ क्लीवेज के जो है वो अब इरेगुलर क्लीवेज होगा इसके बाद में, और फिफ्थ क्लीवेज के कारण अब 16 से कितने बन जाएंगे? 32 कोशिकीय यानी 32 ब्लास्टोमियर्स बन गए। 32 ब्लास्टोमियर्स में अब सिक्स्थ जो क्लीवेज होगा वो क्लीवेज होगा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज के कारण अब जैसे मान लो अपन कोई तरबूज वगैरह काट रहे हैं, तो पहले हमने सारी जितनी भी जो कटिंग थी वो क्या हुई थी? उसकी वर्टिकल थी, और अब जो है सिक्स्थ कौन सी है? उसमें हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल के कारण क्या हो गया? बहुस्तरीय कोरक बन गया। तो इसके कारण से सिक्स्थ क्लीवेज जो कि हॉरिजॉन्टल क्लीवेज है, इसके कारण से बहुस्तरीय कोरक चरम बनता है, और अब इसको कहेंगे मॉर्यूला। एक सॉलिड
बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा ये, तो इसको कहेंगे मॉर्यूला। अब इसमें क्या है, धीरे धीरे जो सेंट्रल वाली सेल्स हैं, जो सेंट्रल वाली सेल्स हैं जो छोटी हैं साइज की, ठीक है, और जिनमें पीतक कम है, तो सेंट्रल वाली सेल्स और पीतक के मध्य एक गुहा बन जाती है। यहाँ इस डायग्राम में जैसे शो किया है मैंने, ये सेंट्रल सेल्स हैं, ये सेंट्रल सेल्स हैं और ये योक है जो, तो सेंट्रल सेल्स और योक के बीच में एक स्पेस बन जाती है, एक गुहा बन जाती है, और इस गुहा को कहेंगे सब जर्मिनल कैविटी, क्योंकि ये जो जर्मिनल डिस्क था ना इसके नीचे है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, सब जर्मिनल कैविटी, यानी कि सेंट्रल सेल्स और योक के मध्य की स्पेस क्या कहलाएगी, सब जर्मिनल कैविटी। सब जर्मिनल कैविटी क्या करती है, अब यहाँ पर सेपरेट करती है ब्लास्टोडर्म और योक को। अब ये जो सेल्स है ये क्या कहलाएंगी, ब्लास्टोडर्म कहलाएंगी। तो सब जर्मिनल कैविटी क्या कर रही है, ब्लास्टोडर्म को योक से सेपरेट करने का कार्य कर रही है, ठीक है। अब इसमें है सेंट्रल सेल्स जो हैं, इनका जो निचला स्तर है, सेंट्रल के सेल्स का जो निचला स्तर है, जो अपूर्ण सीमाओं वाली सेल्स बनाती हैं, उन्हें कहेंगे सेंट्रल पेरीब्लास्ट, और जो मार्जिनल सेल्स हैं जो पीतक पर उपस्थित हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, मार्जिनल पेरीब्लास्ट। अब यहाँ डायग्राम में जैसे शो किया है, ये पेरीब्लास्ट वाला हिस्सा है, पेरी मतलब परिधि की तरफ, तो परिधि की तरफ वाला हिस्सा है ये। इसमें जो सेंट्रल सेल्स हैं, तो सेंट्रल सेल्स जो बाहर की तरफ खुली है, अभी मार्जिन उसमें बाहर की तरफ जो है अभी बाउंड्री बनी नहीं है वो, और ये मार्जिन वाली सेल्स हैं जो बड़ी साइज की हैं, ठीक है, तो ये भी बाहर की सीमाएं अभी खुली हैं इसकी। तो इस तरह से ये सेंट्रल सेल्स और मार्जिनल सेल्स जो हैं ये बनाती हैं पेरीब्लास्ट, ये पेरीफेरी की तरफ पेरीब्लास्ट बनाती हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है, पीतक को पचाने का कार्य करती हैं और विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। अब है ब्लास्टोडर्म के मध्य में जो सब जर्मिनल कैविटी के ठीक ऊपर है, यहाँ हम वापस इसी डायग्राम को लेते हैं, जैसे सब जर्मिनल कैविटी के ठीक ऊपर की जो ब्लास्टोडर्म है, ये ठीक ऊपर की जो ब्लास्टोडर्म है ये बनाती है एम्ब्रियोनिक सेल, और एम्ब्रियोनिक सेल मतलब अब इससे पूरे एम्ब्रियो का विकास होगा, ठीक है। तो ये है एम्ब्रियोनिक सेल, यहाँ थोड़ा सा बताया है मैंने, सब जर्मिनल कैविटी है ये, नीचे योक वाला पोर्शन है, तो ये ब्लास्टोडर्म में जो ये सेंटर वाली सेल्स हैं, ये सेंटर वाली सेल्स जो है ये कहलाती हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स, और इन एम्ब्रियोनिक सेल से एम्ब्रियो का विकास होगा। यहाँ देखिए आप, इसमें मैंने डायग्राम से शो किया है, यहाँ पर ये है जैसे पूरा अंड कोशिका का भाग है जैसे, तो इसमें सबसे बाहर की लेयर कौन सी होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि एनिमल सेल में सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक्टिव साइटोप्लाज्म वाला भाग है। एक्टिव साइटोप्लाज्म वाला भाग कौन सा है, ब्लास्टोडिस्क वाला भाग, जो शुरू में बताया था डिस्क शेप में होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है और एक्टिव साइटोप्लाज्म है जिसका विभाजन होना है। तो ये है एक्टिव साइटोप्लाज्म। ये है क्लीवेज फरो। तो क्लीवेज फरो क्योंकि अपूर्ण होती है, अंशभंजी प्रकार की बताई थी ना, अपूर्ण होती है, तो इस तरह से इसमें एक्टिव साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। ये नीचे योक वाला भाग है। तो इस तरह से डिवाइड होने के बाद में यहाँ अब ये जो कोशिकाएं बनेंगी, ये कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, ब्लास्टोमियर्स। क्लीवेज बताई दिया आपको, फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड क्लीवेज करते हुए सिक्स्थ क्लीवेज तक, ठीक है। तो उसके बाद में ये हो गया ब्लास्टोमियर्स हो गए। अब इन ब्लास्टोमियर्स और नीचे जो योक है उसके बीच में जो कैविटी बनती है, ये ब्लास्टोमियर और योक के बीच में जो कैविटी बनती है ये क्या कहलाती है, सब जर्मिनल कैविटी। सब जर्मिनल कैविटी के ऊपर, ये ब्लास्टोमियर्स में सब जर्मिनल कैविटी के जस्ट ऊपर ये जो सेल्स हैं ये है सेंट्रल सेल्स। तो ये सेंट्रल सेल्स कैसी हैं, कंप्लीट हैं, और ये जो सेंट्रल सेल्स हैं इनसे बनता है क्या, इपीब्लास्ट। यहाँ देखो ये इपीब्लास्ट बनेगा, ये मार्जिनल सेल्स हैं, ये जो योक की साइड में है ये क्या है, मार्जिन की तरफ है, मार्जिनल सेल्स हैं। और सेंट्रल सेल से ही एम्ब्रियो का विकास होगा, मार्जिनल सेल से एम्ब्रियो का विकास नहीं होता है, सेंट्रल सेल से होगा। अब यहाँ पर ये जो सेल्स है ये कहलाती है इपीब्लास्ट। अब ये जो कैविटी बन जाती है ये क्या कहलाती है, ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील कब कहलाती है, जब इपीब्लास्ट हो गई बाहर की सेल्स, जो छोटे आकार की कम पीतक वाली कोशिकाएं हैं, इन्हीं में जो बड़ी साइज की सेल्स बनी थी, ठीक है। तो इनमें जो बड़ी साइज की सेल्स बनी थी जिनमें पीतक थे, तो वो सेल्स जो है वो यहाँ से सेपरेट होकर कहाँ पर आ जाती हैं, सब जर्मिनल कैविटी जो है इसके ऊपर यहाँ पर अरेंज हो जाती हैं। तो ये बन जाती है अब हाइपोब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य में अब जो कैविटी शेष रह जाती है
इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। अब यदि इस तरह की संरचना, ये एपीब्लास्ट आगे चलकर क्या बना लेगा, एक्टोडर्म बनाएगा, और हाइपोब्लास्ट आगे चलकर क्या बनाएगा, एंडोडर्म बनाएगा। ठीक है, अब इस तरह जब ये पूरा क्लीवेज कंप्लीट हो जाता है, अब जो ब्लास्टोडिस्क की जो संरचना थी, यानी कोरक बिंब रूप में जो संरचना थी, वो क्लीवेज कंप्लीट होने के बाद में उसकी संरचना हो जाती है बिंब रूपी संरचना। ठीक है, तो उसे कहेंगे बिंब रूपी कोरक। और डिस्कोब्लास्टुला यानी ब्लास्टोडिस्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डिस्कोब्लास्टुला में, आफ्टर क्लीवेज। अब डिस्कोब्लास्टुला को ऊपर जब संचरित प्रकाश इसके ऊपर डाला जाए तो इसमें स्पष्ट जो है दो क्षेत्र एकदम क्लियर दिखते हैं। एक क्षेत्र होता है बाहर का क्षेत्र जो अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी कौन सा होगा, जिसके अंदर योग की मात्रा ज्यादा है और बड़ी साइज की सेल्स हैं, पीतक युक्त कोशिकाएं हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी क्षेत्र। एरिया ओपेका ये अपारदर्शी क्षेत्र है। और अंदर का जो क्षेत्र है, जहाँ की जो सेल्स हैं वो छोटी हैं और उन सेल्स के अंदर पीतक की मात्रा भी बहुत कम है या पीतक विहीन है, तो वो जो सेल्स का जो एरिया बना हुआ है वो सेल्स का एरिया कहलाएगा एरिया पेल्यूसिडा। तो कुल मिलाकर क्या है, यदि ऊपर से प्रकाश डाला जाए तो डिस्कोब्लास्टुला में दो क्षेत्र साफ दिखाई देते हैं, एक और दूसरा है पारदर्शी क्षेत्र। अपारदर्शी क्षेत्र जो बाहर वाला क्षेत्र है, इसका एम्ब्रियो के डेवलपमेंट इससे नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कार्य है, इससे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनेंगी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताई थी, 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं, एमनियोन, कॉरियोन, यॉर्क सेल एंड एलेंटॉइस। तो ये जो एरिया ओपेकिया वाला जो भाग है, इससे बनती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर का जो ट्रांसपेरेंट वाला भाग है, यानी पारदर्शी एरिया पेल्यूसिडा वाला भाग है, जिसमें छोटी कोशिकाएं हैं, पीतक विहीन कोशिकाएं हैं, इस वाले भाग से एम्ब्रियो का विकास होता है। थैंक यू।